हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं सभी मेरे बच्चों, जल्दी से एक बार बता दो बच्चों। इसके पहले मैंने आपको वन शॉट करवा चुका हूं मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 7 का। यार आज मैं आपको कराने वाला हूं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का वन शॉट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीवीटी परस्पेक्टिव के लिए। या अगर आप क्लास 12th में हैं या अगर आप जेई नीट दे रहे जेई दे रहे हैं उसके लिए, नीट के लिए नहीं तो यार ऑब्वियस सी बात है। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। फटाफट आज इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको खत्म करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। एक एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होने वाली है बहुत अच्छी तरीके से, एकदम पूरा का पूरा सेशन विदाउट स्किपिंग अ सिंगल सेकंड जरूर देखना और एक एक चीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। अगर इन केस नहीं कर पा रहे हो सारी की सारी स्लाइड को आराम से इसको डाउनलोड कर लेना। ये स्लाइड आपको मिल रही होगी बच्चों। अब मैं इस स्लाइड को आपको अपडेट कर दूंगा और कहां पर करूंगा ये भी मैं आपको अभी सेशन के बाद में बताने वाला हूं। तो सभी मेरे बच्चे जल्दी से एकदम फटाफट तैयार हो जाएंगे और एकदम एक एक चीजें हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। आज के सेशन में मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी इसके रिलेटेड कंसेप्ट है पूरे के पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां पे कराने वाला हूं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं, कुछ शॉर्ट टेक्निक है उनको भी करने वाले हैं। सीवीटी के जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग यहां पे करने वाले हैं। यार यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों देखो क्या है कि एरिया का जो सवाल, एरिया के जो क्वेश्चंस है ना, ये बोर्ड लेवल पे बहुत ज्यादा टफ बनते हैं लेकिन सीवीटी लेवल पे उतने टफ नहीं बनते, क्योंकि सीवीटी लेवल पे लग जाती है इनमें ट्रिक्स। आप जगह जगह पर टेक्निक का यूज करके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी एरिया के चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। अब यार यहां पर मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एकदम बेसिक से अपन समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, आपको याद आ रहा होगा कि सर डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है यार, डेफिनिट इंटीग्रल हमें क्या देता है सर। मैंने पढ़ाया था आपको कि सर डेफिनेट इंटीग्रल हमें एरिया देता है। क्या देता है सर, एरिया अंडर द कर्व देता है, ठीक है यार। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी कर्व का डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है सर, एरिया देता है। अब बेसिकली इस चैप्टर में पूरे के पूरे एरिया को ही हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी कि सर हर एक जगह पर डेफिनेट इंटीग्रेशन ही लगने वाला है, ठीक है क्लियर। अब एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे समझाता हूं, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात यह समझनी जरूरी है कि सर आखिरकार इसकी नीड क्यों पड़ी। नीड इस वजह से पड़ी क्योंकि यार किसी भी रैंडम कर्व का जो शेप है, जैसे मान लो ये कोई एक कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व का अगर मान लो ये आपको एरिया निकालना हो तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आप इस कर्व का एरिया आराम से नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे रैंडम कर्व का एरिया निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा बेसिक में जाके अगर आप सोचो तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सर, समेशन होता है। यानी कि बहुत छोटे 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 टुकड़ों को अगर हम इसी, जैसे ये कर्व है, इसी कर्व को अगर मैं इस छोटे, ये मान लो एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल टुकड़ा है ये स्मॉल टुकड़ा। तो अगर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को अगर अगर मैं इसका एरिया निकाल के इसे जोड़ता जाऊं तो यार यहां से लेके यहां तक छोटे छोटे टुकड़ों का एरिया अगर मैं जोड़ डालूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पूरे के पूरे कर्व का एरिया निकल आएगा। और इंटीग्रेशन यही काम तो करता है। जनरली आपको याद आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स वगैरह में आप यही काम करते हो फिजिक्स में, कि एक डीएक्स एलिमेंट लेके किसी भी रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एंड ऑल, आप यही सारे काम उसमें करते हो। अब यार लेकिन इसमें बच्चों दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं इसको आपको पहले भी बताया था। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है इसमें, जो सबसे ज्यादा काम आता है मैं इसी को लिख रहा हूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या होता है सर, ये होता है भैया एक्स बाई टू टाइम्स, यहां पर जो लिखा है एज इट इज यहां पर लिख दो, यानी कि सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस ए स्क्वायर है तो यहां पर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहां पर लिख लोगे बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है क्लियर। बहुत ही बेसिक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेम इसी तरीके से अगर कहीं पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी सेम इसी तरीके से सर एक्स बाई टू टाइम जो यहां पर लिखा है एज इट इज लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर प्लस ए स्क्वायर है तो भैया प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहां पर ध्यान रखना कि एल एन मॉड एक्स प्लस जो यहां पर लिखा हुआ है एज इट इज यहां पर लिख दो, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लिख लोगे, ठीक है क्लियर। अगर मान लो यही फॉर्मूला हम माइनस वाला लिखते तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लिखते तो यार सेम इसी तरीके से करेंगे, जहां पर ए स्क्वायर है वहां पर माइनस ए स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहां पर बस यही अंतर है। तो यहां पर भी सर एक्स बाई टू टाइम जो यहां पर लिखा है एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर माइनस ए स्क्वायर है तो ये हो गया सर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। यार यही तीन फॉर्मूलाज बच्चों इंटीग्रेशन में जनरली सबसे ज्यादा काम आता है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है क्लियर। अब यार फटाफट चलते हैं बच्चों। सबसे पहला जो फंडा है एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, हम कैसे निकालते हैं सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो।
जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर कोई भी एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये फंक्शन क्या है सर, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ये मान लो कोई एक फंक्शन है जिसका एरिया हमें निकालना है भैया कहां से, x इज इक्वल टू a से लेके b के बीच में, कहां से कहां तक निकालना है सर, x इज इक्वल्स टू a से लेके b के बीच में निकालना है। तो अगर हमें इस एरिया को अगर हमें निकालना है तो बेसिकली हम इस एरिया को कैसे निकालेंगे यार, सिंपल से काम करेंगे कि सर a से लेके b तक एफ एक्स डी एक्स, जहां पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा ये जो फंक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो सर यहां से y हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है यानी कि सर f ऑफ x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहां से कहां के बीच में सर, a से लेके b के बीच में। तो अगर कभी भी हमें एरिया निकालना हो a से लेके b के बीच में जो फंक्शन x एक्सिस के ऊपर है तो सिंपल सा काम हम क्या करेंगे सर, a से लेके b के बीच में उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे और जहां पर x कहां से कहां तक लाई करेगा बच्चों, a से लेके b के बीच में लाई करेगा। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। अब बच्चों एरिया विद रिस्पेक्ट टू द माइनस एक्स एक्सिस, जैसे मान लो अगर मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे हमने पिछले वाले केस में क्या करा था सर, पिछले वाले केस में हमने सिंपल सा काम करा था कि अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमने क्या करा था, a से लेके b के बीच में इंटीग्रेट कर लिया था। सेम इसी तरीके से मान लो अगर ये फंक्शन नीचे है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर इस एक्सिस के नीचे है यानी एक्स एक्सिस के नीचे है और अगर भैया हमें a से लेके b के बीच का अगर एरिया निकालना है, किससे एसोसिएटेड, एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड एरिया अगर हमें निकालना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे भैया, हम सिंपल से काम यही करेंगे कि सर यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे कि बच्चों इंटीग्रेशन क्या करता है, वो सारा का सारा एरिया जो एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है, ये बात ध्यान में रखना, जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया है इंटीग्रेशन हमें कैसा देता है सर, नेगेटिव एरिया देता है। क्या देता है, नेगेटिव एरिया देता है। और वो सारा का सारा एरिया जो एक्स एक्सिस के ऊपर है इंटीग्रेशन हमें पॉजिटिव एरिया देता है। तो ऐसे केसेज में आप क्या लिखोगे, ए से लेके बी तक बस मॉड एफ एक्स डी एक्स यहां पर लगा दोगे। अगर यहां पर एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर कहीं पर भी हमारा वाई जो है ये लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ठीक है, क्लियर है। यहां पर देखो y कहां पर है, ये लेस देन 0 यानी कि सर नेगेटिव साइड में अगर हमारा y है तो ऐसे केसेज में सिंपल सा काम हम क्या करेंगे सर, यहां पर मॉड लगा देंगे और उसके बाद पूरा का पूरा फंक्शन इसी तरीके से हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब बच्चों यहां पर सेम इसी तरीके से एरिया विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस को हम देखते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और अगर यहां पर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ वाई के टर्म में अगर कोई फंक्शन दिया गया है यानी x इज इक्वल टू एफ वाई, और अगर हमारे को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, बेसिकली एरिया कहां से कहां तक निकालना है, y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b के बीच में अगर हमें एरिया निकालना है तो बच्चों ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, वही सेम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, यहां से लेके यहां तक हम इंटीग्रेट कर देंगे किसको, x इज इक्वल टू एफ वाई डी वाई को इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल सी भाषा में आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। जैसे यहां पर देखो y इज इक्वल टू a से लेके y इज इक्वल टू b के बीच में अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे सर, एफ वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे a से लेके b के बीच में। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सर एफ वाई यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। यार अगर एफ वाई यहां से पॉजिटिव है, आप एक चीज सोचो कि अगर x इज इक्वल टू एफ वाई है और अगर कोई भी फंक्शन इधर लाई करता है तो यहां से सर हमारा x कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और अगर हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो यहां से सर हमारा एफ वाई क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सिंपल, ठीक है, क्लियर। तो अगर कभी भी हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो बेसिकली हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सिंपल से काम a से लेके b एफ वाई डी वाई हम ऐसे करके एरिया निकाल लेंगे। अब बच्चों सेम जैसे हमने एक्स एक्सिस में डबल एरिया हमने सीखा था कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे का है तो हम क्या करते थे, एरिया में हम मॉड लगा देते थे। सेम इसी तरीके से यार यहां पर भी हम यही काम करने वाले हैं कि अगर मान लो एरिया हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जैसे यहां पर अगर कोई भी कर्व नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये जो x इज इक्वल टू एफ वाई है, यहां पर देखो आप इस साइड में छपा हुआ है, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन अगर इस साइड में छपा हुआ होगा तो बच्चों यहां से हमारा x क्या हो जाएगा सर, x हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर x नेगेटिव हो जाएगा तो यानी कि सर एफ वाई हमारा लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी फंक्शन नेगेटिव अगर लिखा हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, a से b एफ वाई डी वाई का मॉड ले लेंगे। समझ आया क्यों, क्योंकि यहां पर फंक्शन यहां पर हमारा x कैसे सर, नेगेटिव है, लेकिन एरिया कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ आया, क्योंकि एरिया कहां से नेगेटिव हो जाएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लेकिन इंटीग्रेशन होता है सर पागल, इंटीग्रेशन क्या करता है, कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसका एरिया वो नेगेटिव देने लग जाता है। अगर कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का है तो सेम इसी तरीके से अगर कोई भी फंक्शन अगर x इज इक्वल टू एफ वाई टाइप का है तो इंटीग्रेशन क्या करता है, अगर कोई भी फंक्शन नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है तो एरिया ये उल्टा देने लग जाता है, नेगेटिव देने लग जाता है। तो इस एरिया को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं सर, मॉड लगा देते हैं। सिंपल सा काम हम यही करके मॉड लगा के हम क्या करते हैं सर, पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ यार।
अब यहां पर बच्चों हम चलते हैं यार आगे फटाफट, ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे। एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो द वाई एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस होना चाहिए ये, ठीक है, एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा, इसको मैं यहां पर सही कर देता हूं, बिलो द एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया अब यहां पर हम देखने वाले हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहां पर यार कोई भी फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सेम इसी तरीके से हमारे पास अगर मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन यहां से ये इतना पोर्शन अगर नीचे है और इतना पोर्शन अगर हमारे पास ऊपर है, जैसे कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका इतना पोर्शन ऊपर है और सेम इसी तरीके से कुछ पोर्शन सर इसका नीचे की डायरेक्शन में है, तो जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन देखो सिंपल सी भाषा में क्या होगा कि सर जो इस वाले पोर्शन का एरिया होगा, इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन क्या करता है सर, हमारे को इसका एरिया पॉजिटिव देने लग जाता है। अगर मैं इस वाले एरिया को a1 कह देता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट इंटीग्रेशन पागल है, उसको नहीं मालूम है, वो सिंपल से काम करता है कि जो भी एरिया अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है वो इंटीग्रेशन उसको पॉजिटिव देने लग जाता है, और वो सारा का सारा पोर्शन जो एक्स एक्सिस के नीचे है इंटीग्रेशन इसका एरिया हमें नेगेटिव देने लग जाता है। लेकिन अब आप मुझे सोच के एक बात बताओ कि क्या कभी भी एरिया नेगेटिव हो सकता है? सर एरिया तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यार अगर कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो बच्चों ऐसे केसेस में हम सिंपल से काम ये करते हैं कि एरिया को हम कैसे लिखते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी कहानी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, आप सीधा सीधा कंसेप्ट समझो। एरिया इज इक्वल टू ए से लेके सी तक, यहां से ध्यान से देखना, ए से लेके सी के बीच में y इज इक्वल टू एफ एक्स का एरिया पॉजिटिव होगा, तो यहां पर हम ए से लेके सी एफ एक्स डीएक्स कर देंगे। हम जानते हैं कि इतने पोर्शन का एरिया सर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, इतने पोर्शन का एरिया नेगेटिव हो जाएगा A2 का एरिया, लेकिन कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से जो ये A2 का एरिया है हम बच्चों इसमें क्या करते हैं सर, मॉड लगा देते हैं। ये किसका एरिया सर, A1 का एरिया है, तो A1 का एरिया तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन A2 का एरिया नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं सर, मॉड लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अब यार सेम इसी तरीके से एरिया बिटवीन द टू कर्व, दो कर्व के बीच का बच्चों हम एरिया कैसे निकालते हैं, तो सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से एक बार इस कंसेप्ट को भी एकदम अच्छी तरीके से समझ लो। यार ये पूरी कहानी को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख लो। ठीक है, यहां पर देखो, अगर हमारे पास कोई भी दो कर्व दिया गया है, जैसे मान लो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यार यहां पर कोई भी दूसरा कर्व हमारे पास y इज इक्वल टू जी एक्स है, और हमें इनके बीच का बच्चों एरिया निकालना है, किसके बीच का, y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू जी एक्स के बीच का हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसका सिंपल सा देखो रूल ये है कि सर एरिया इज इक्वल टू जो फंक्शन ऊपर है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देखो ऊपर है ना, तो यहां पर हम सर ऊपर वाले फंक्शन को हम पहले लिखेंगे, है ना, तो जरा ध्यान से यहां पर एक बार को समझ लो बेटा, यहां पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहां पर है सर, ऊपर है, तो यार यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम ऊपर लिखेंगे, और यहां पर सर gx कहां पर है, gx सर नीचे है, तो हम fx माइनस gx करेंगे, कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक, कहां से कहां तक सर, x1 से लेके x2 तक, तो यही हमारा किसके बीच का एरिया हो जाएगा सर, यही हमारा इन दोनों के बीच का एरिया हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा, और बाकी जो ऊपर की कहानी है इसको आप अपनी कॉपी में आराम से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दिए गए हैं एफ एक्स और जी एक्स, अगर दो के दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ए से लेके बी के बीच में, तो इनके बीच का जो एरिया है वो एरिया सर हम निकालते कैसे, जो फंक्शन ऊपर है आप उसको पहले लिखोगे, जो फंक्शन नीचे है आप उसको बाद में लिखोगे, x1 से लेके x2 के बीच में। ठीक है यार, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, सभी बच्चे जरा ध्यान से सुनना, एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व। जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर कोई भी एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और बच्चों सेम इसी तरीके से सर यहां पर हमारे पास कोई भी एक वाई एक्सिस है, ठीक, और यहां पर अगर एक सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से यहां पर ये एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लेते हैं कि सर 4 है, ठीक, ये हो गया सर एक सर्कल, और यहां पर एक लाइन हम बनाते हैं, और ये लाइन की इक्वेशन बच्चों मान लेते हैं कि लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स है, और हमें इससे एसोसिएटेड एरिया निकालना है, यानी कि सर हमें ये वाला एरिया अगर हमें निकालना है, तो यार इस वाले एरिया को हम कैसे निकालते हैं, उसका तरीका है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, अगर कभी भी दो फंक्शन के बीच में अगर आपको एरिया निकालना है ना, सबसे पहला काम आप क्या करो, फाइंड द, ध्यान से लिख लेना, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स। ये किसी भी दो कर्व के बीच का एरिया निकालने का तरीका है कि आप सबसे पहला काम क्या करो, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करो। तो अगर आप यहां पर एक लाइन और एक इसके बीच का इंटरसेक्शन अगर पॉइंट फाइंड आउट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास यहां कहीं पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा,
ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं यार कि इसको हम कह देते हैं a है और ये 0 है और ये b है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं कि करना कैसे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला काम क्या करोगे सर, इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालोगे। दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम इसका एरिया आप कैसे लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, एरिया इज इक्वल टू यार 0 से लेके a के बीच में, 0 से लेके a के बीच में बच्चों ये एरिया किससे एसोसिएटेड है सर, लाइन से। तो यहां पर लाइन का आप इंटीग्रेशन कर दोगे dx, ठीक। और उसके बाद यार यहां से a से लेके b तक ये किससे एसोसिएटेड है सर, सर्कल से। तो यहां पर सर्कल का आप क्या करोगे सर, dx लिख दोगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सर यहां पर लाइन को हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में ही पुट करेंगे, यहां पर सर्कल को भी हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में ही पुट करेंगे, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन क्या है सर, dx का इंटीग्रेशन है। तो ये छोटी सी बात आप ध्यान में रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर dx है तो यहां पर x का फंक्शन होना चाहिए। अगर यहां पर y होता तो हम यहां पर y का फंक्शन लिख रहे होते। समझ आए, छोटी सी टेक्निक है बेटा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को। अच्छा, यहां पर एक चीज आपको और समझाता हूं बेटा, जैसे हमने दो फंक्शन के बीच का जो एरिया हमने निकाला था, यहां पर भी आप सेम यही काम करते हो। जैसे मान लो अगर आपके पास कहीं पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स दो फंक्शन दिए गए, तो यार इसकी भी एल्गोरिथम यही सेम ही है बेटा। सबसे पहला काम आप क्या करते हो, फाइंड द इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट, है ना, दोनों का आप इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आप सबसे पहला काम निकालते हो, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो यहां पर मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है सर, x1 और x2 है। तो यहां से लेट x1 एंड x2 आर द x कोऑर्डिनेट। मान लिया कि ये दो के दोनों x कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। अगर ऐसा कुछ आता है, सबसे पहला काम क्या करोगे सर, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आप निकालोगे। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद जो फंक्शन ऊपर है, यानी कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको ऊपर लिखेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अपर कर्व, है ना, यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ठीक है, क्लियर। तो जो कर्व नीचे उसको हम नीचे लिखेंगे और जो कर्व ऊपर उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। और किसी भी लाइन और किसी भी कर्व के बीच का एरिया हम कैसे निकालते हैं, सेम इसी प्रोसेस के थ्रू, पहले इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब जैसे यहां यहीं पर देखो 0 से लेके a के बीच में यहां पर कौन सा कर्व ऊपर है, यहां पर लाइन ऊपर है, तो यहां पर हम लाइन का dx करेंगे, लाइन का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब a से लेके b के बीच में किससे एसोसिएटेड है, ये सर्कल से एसोसिएटेड है, तो यहां पे हम सर्कल का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे इतने बीच में। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। अब यार इसके आगे चलते हैं बच्चों, एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पर भी मान लो एरिया ऑफ द लूप निकालना है और हमारे पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कोई y इज इक्वल टू जी एक्स, दो फंक्शन दे रखा है इन a से लेके b के बीच में, और ये दो के दोनों मान लो कि इंटरसेक्ट करते हैं सर एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। जैसे कोई भी दो फंक्शन है, ये एक्स इज इक्वल टू सी पर मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनके बीच का जो एरिया है सेम इसी तरीके से आप लिखते हो जैसे हम पहले लिखते हैं। अब अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना यार। जैसे मान लो अगर हमारे पास बच्चों यहां पर कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स से दिस वन इज द y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये नीचे वाला कौन सा फंक्शन है सर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और भैया ये ऊपर वाला कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू जी एक्स। और ये दो के दोनों यहां पर ध्यान से देखो, ये कहां, देखो पहले आप शुरुआत से देखो, यहां पर y इज इक्वल टू जी एक्स ये फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन है। ये दो के दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं सर, c पर काट रहे हैं। और हमें इंटीग्रेशन निकालना है कहां से कहां तक, a से लेके b के बीच का। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि a से लेके c के बीच में ये एरिया किससे एसोसिएटेड है सर, यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा ऊपर है, यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा ऊपर है, और यहां पर सर जी एक्स हमारा नीचे है। तो इसी वजह से बच्चों a से लेके c के बीच में यहां पर हम क्या लिखेंगे, a से लेके c के बीच में सर एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी कि सर ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व लिखेंगे। उसके बाद c से लेके b के बीच में यहां पर आप देख सकते हो कि सर gx यहां पर देखो ऊपर है और हमारे पास fx देखो यहां पर नीचे है, और gx हमारा ऊपर है। तो c से लेके b के बीच में gx आप पहले लिखोगे, उसके बाद आप यहां पर fx लिखोगे। कुल मिला के सबसे बेसिक फंडा यही है कि सर ऊपर वाला कर्व पहले, नीचे वाला कर्व आप बाद में लिखोगे। तो यहां से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि सर अगर हमारे पास यहां पर a से लेके c के बीच में fx ऊपर है, तो यहां पर हम fx को पहले लिखते हैं, gx को बाद में लिखते हैं। लेकिन अगर c से लेके b की बात करें तो gx ऊपर है, fx नीचे है, तो यहां पर सर हम gx माइनस fx लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब यार यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनाने वाले सवाल है बेटा। यहां पर सबसे पहला यह है कि एरिया ऑफ द सर्कल, आप सभी बच्चे ध्यान रखना, एरिया ऑफ द सर्कल है ना। यार सर्कल का एरिया क्या होता है भैया, सर्कल का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर। यहां पर सर आर क्या होता है भैया, रेडियस होती है, क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है,
अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा हो तो बेटा ये क्या है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या होती है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, है ना। ये एक सर्कल की इक्वेशन है। इसका सर सेंटर कितना होता है, ओरिजिन, और इसकी रेडियस कितनी होती है बच्चों, आर होती है ना। तो यहां पर मैं इसको रेडियस लिख दे रहा हूं, तो यहां पर इसकी रेडियस कितनी होती है भैया, आर होती है। इसकी रेडियस आर यूनिट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। सेम इसी तरीके से यार इसका जो दूसरा शॉर्टकट है, कोई भी अगर हमारे पास एलिप्स है, एनी एलिप्स बेटा, कोई भी अगर हमारे पास एलिप्स अगर आपको दिया गया है, यानी कि सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन टाइप का, है ना। वो चाहे यहां पर इधर ए ग्रेटर देन बी और यहां पर अगर ए लेस देन बी है, दोनों प्रकार के एलिप्स के लिए ये बात होती है। यानी चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है चाहे वर्टिकल एलिप्स है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो इसको हम कहते हैं सर हॉरिजॉन्टल एलिप्स, अगर ए बी से छोटा है तो वर्टिकल एलिप्स कहते हैं। तो दोनों का जो एरिया होता है बेटा, दोनों का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है सर, पाई ए बी होता है। क्या होता है, पाई ए बी होता है। यहां पर ऑब्वियस सी बात है यार, ए स्क्वायर आपको दिया गया होगा तो आप यहां से ए निकालोगे, बी स्क्वायर दिया गया होगा तो आप यहां से बी निकालोगे। सबको मालूम है, बस आप एरिया के सवालों को जब सॉल्व करते हो तो आप भूल जाते हो, इसी वजह से इसको मैं लिख रहा हूं। यहां पर जो तीसरा शॉर्टकट है यार, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर कहीं पर आपके सामने लिखा हो तो बेटा बच्चों ये कितना होता है, हाफ यार बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है सर, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो जनरली इसको हम कहां पर यूज करते हैं, जनरली यूज इन द मॉडुलस क्वेश्चंस, है ना। जनरली ये एरिया में काम आता है, जनरली यूज इन मॉडुलस क्वेश्चन, जहां पर मॉड का क्वेश्चन आता है ना, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। किसका, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, बेसिकली इसका यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट एरिया की अगर हम बात करते हैं, चौथा एरिया लिख लेना, एरिया ऑफ द स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कई जगहों पर यहां पर रेक्टेंगल बनते हैं, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है सर, ये होता है सर लेंथ इंटू विड्थ, है ना। या हम ए इंटू बी लिख सकते हैं इसको। तो अगर हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल दिया गया है तो इसका एरिया क्या होगा सर, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है भैया, क्लियर। इसके अलावा यार एरिया ऑफ द स्क्वायर भी बच्चों बहुत काम आता है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर भी बहुत सारी जगहों पर बनता है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चों, ये होता है सर ए स्क्वायर। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ अगर ए है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यार ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में बच्चों अच्छी तरीके से नोट डाउन करनी है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और एरिया यहां पर लिख लेना, क्योंकि कई जगहों पर इसका भी काम आता है। एरिया ऑफ द रोम्बस, जैसे मान लो अगर कहीं पर ना आपके पास रोम्बस अगर बन रहा हो और ये वाली साइड अगर ए हो, ये वाली साइड अगर बी हो, और अगर आपको इसके बीच की हाइट अगर पता हो कि एच है, तो भैया इसका एरिया क्या होता है सर, इसका एरिया, रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि सर ए प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। बस एकदम सिंपल सी भाषा में आप ये चीज ध्यान रखना कि सर हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है, क्लियर। तो एरिया ऑफ द रोम्बस हमारे पास ये चीज निकल आएगा बेटा। तो यार इतने सारे फॉर्मूलाज बेटा जनरली हमारे पास शॉर्ट टेक्निक्स होती है, ठीक है, क्लियर। तो हम इनका यूज करते हैं। अब हम इनका, अच्छा कुछ और एक शॉर्ट टेक्निक है, उसको भी आप अच्छी तरीके से लिख लो, ठीक है। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट टेक्निक है। अगर जैसे मान लो बच्चों हमारे पास कहीं पर कोई भी चाहे साइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, है ना। ये रहा सर 0, ये रहा पाई। तो सभी मेरे बच्चे ये चीज आप ध्यान रखना कि भैया जो ये आधा एरिया होता है, आधा एरिया, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट याद रखना। ये आधे एरिया, इसका एरिया कितना होता है सर, इसका एरिया होता है बच्चों 1 यूनिट। सेम इसी तरीके से ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये भी एरिया सर हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। तो इस एरिया को बेटा एज अ शॉर्ट टेक्निक आप इसको याद रखना, जिसको मैं हुड्डा कंसेप्ट भी कहता हूं। तो इसका नाम मैंने दे रखा है हुड्डा कंसेप्ट। तो ये यहां पर बेसिकली आपको क्या करना है सर, ये जो आधे हुड्डे का एरिया है ये 1 होता है, आधे हुड्डे का एरिया 1, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा सर, 2 यूनिट हो जाएगा। अगर मैं इस टोटल एरिया की बात करता हूं तो यहां से मैं टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को यार अपने दिमाग में रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अच्छा ये चीज, यही सेम चीज बच्चों cos x में भी होती है, सेम सीन cos x में भी होता है। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है और यार यहां पर अगर हमारे पास जैसे cos x का फंक्शन है,
ये क्या होगा सर माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा सर 0, ये हो जाएगा पाई बाई टू। तो यार ये जो आधे हुड्डे का एरिया है, ये आधे हुड्डे का एरिया सर इसमें भी 1 होता है, इस वाले हुड्डे का एरिया भी सर कितना होता है 1 होता है, और ये पूरे हुड्डे का एरिया सर कितना होगा 2 हो जाएगा। तो टोटल एरिया यहां से क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। तो जिंदगी में अगर आपसे कोई बोले कि सर साइन एक्स की वैल्यू बताओ, इंटीग्रेशन साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में, आप क्या बोलोगे सर 2 आ जाएगा। कोई बोले कि सर 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में, तो सर 1 आ जाएगा। कोई बोले पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, तो 1 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से कोई cos x में बोले कि सर माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में cos x बताओ कितना आएगा, क्या बोलोगे सर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसका एरिया कितना होता है 2 होता है। कोई बोले सर माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में बताओ, आप क्या बोलोगे सर 1 हो जाएगा। तो कोई बोले 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये हुड्डा कंसेप्ट आपको एकदम अच्छी तरीके से जबरदस्त तरीके से याद रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यार यहां पर हो गई सर बात शॉर्टकट की, अब जल्दी से फटाफट कुछ क्वेश्चंस को हम उड़ा लेते हैं। ठीक है यार, यहां पर इस सवाल पे आता है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो भैया ये कैसा फंक्शन है जल्दी से बताओ। इसको हम लिख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2/2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बेटा इसको यहां से 2 से 2 हम काट सकते हैं, यहां पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, बच्चों इसको हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1। भैया अब आप क्या करोगे, दिस इज जस्ट लाइक अ इलिप्स। ये किसके जैसा दिख रहा है सर, ये दिख रहा है सर इलिप्स के जैसा। और बच्चों अगर ये इलिप्स के जैसा दिख रहा है तो यहां से इसका एरिया क्या हो जाएगा सर पाई ए बी। समझ आ गया सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो यार ये हो गया सर पाई, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है सर √2। तो बच्चों यहां से कितना आ गया √2 पाई स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। सभी बच्चों को आई थिंक एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो बेटा एरिया के सवालों में हर एक जगह पर आप शॉर्ट टेक्निक लगा सकते हो, हर जगह पर शॉर्ट टेक्निक लगा सकते हो। सेम इसी तरीके से एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस वन, यहां पर आपके पास देखो ये आपके पास फंक्शन ये दे रखा है। तो बेटा यहां से हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर 4, तो यार यहां से ए की वैल्यू आ गई +-2। सेम इसी तरीके से भैया बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई सर 9, तो यहां से बी की वैल्यू कितनी हो गई +-3। तो बेटा इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया मॉड पाई ए बी। यार सिंपल सी बात यह है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम प्लस माइनस में दिमाग नहीं लगाएंगे। सिंपल सा काम है कि सर मॉड लगा दो, मॉड हमेशा ही आपको पॉजिटिव ही दे देगा। तो सेम इसी तरीके से बेटा यहां से कितना आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। अरे मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बता देना यार एक बार कमेंट सेक्शन में बेटा, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं, सीधा सही बताओ यार। मतलब ये सेशन का सिर्फ एक मोटो है कि आपको बहुत ही कम टाइम में विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड आपको सारी की सारी जानकारी दी जाए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां पर कोई भी ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा, आपको रिवीजन के लिए सेशन है। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बेटा ऐसे सवालों में आप यहां पर यह ध्यान देना कि यहां पर कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। जनरली कई बार ये सवालों में फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता है, लेकिन हम जोश जोश में पाई आर स्क्वायर लगा के निकल लेते हैं, जो कि गलत होता है। तो प्लीज आप कोई भी सवाल अगर इलिप्स का कर रहे हो, चाहे आप कोई भी सर्कल का कर रहे हो, यहां पर आप क्वाड्रेंट का जरूर ध्यान देना कि कौन से क्वाड्रेंट में कह रहा है। तो यार अगर हम ये क्या है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये क्या है बच्चों, ये सर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये किस चीज की इक्वेशन है सर, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो यार इसका सेंटर कितना हो जाएगा भैया ओरिजिन, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर 4 यूनिट। तो बेटा इसका एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ये हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर। अब बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाए कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, सिंपल है ना। अगर किसी भी बच्चे को इसका ग्राफ छापना है बेटा, तो ये हो गया किसकी इक्वेशन, सर्कल की, यानी कि दिस इज द ओरिजिन। आपको एरिया किसका पूछ रहा है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आपसे पूछ रहा है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहां पर क्या करना है, आपको आर की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आई थिंक इसकी वैल्यू आ जाएगी सर 4 पाई स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, कितना बेटा 4 पाई स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। सेम इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है बच्चों, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 3 तक। अगर कहीं पर यार मॉडुलस का सवाल आए, ऑलवेज यूज द ग्राफिकल कंसेप्ट। क्या यूज करोगे सर, ऑलवेज यूज द ग्राफिकल कंसेप्ट, है ना। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, ग्राफ छापो और सीधा सीधा ग्राफिकली इस सवाल को उड़ा दो। ग्राफिकली आप देखोगे सवाल बहुत सस्ता क्वेश्चन बन जाएगा। भैया y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा सर, कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा सर 2,0, यार x इज इक्वल टू 1 से लेके 3, यानी x इज इक्वल टू 1 यहां कहीं पर होगा, x इज इक्वल टू 3 सर यहां कहीं पर होगा। ठीक बच्चों, ये y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ है, यानी कि सर इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 2। यहां पर मॉड नेगेटिव से खुलेगा, यानी कि सर माइनस x प्लस 2 हो जाएगा y इज इक्वल टू।
तो बेटा एट एक्स इजिकल टू 1 पर इसकी हाइट कितनी है 2 - 1, यानी कि सर हाइट आ गई 1। यहां पर 3 पर हाइट कितनी 3 - 1, यानी कि सर इसकी भी हाइट आ गई 1। तो बेटा यहां से ये वाला जो एरिया है, यहां से ये वाला पोर्शन का एरिया, ये क्या बन रहा है सर ट्रायंगल, तो यहां से इसका एरिया कितना हो गया हाफ, बेस हो गया ये। अगर ये 2 है और ये 1 है तो बच्चों ये वाली लेंथ कितनी हो गई 1 यूनिट, यानी हाफ 1 इंटू ये हाइट कितनी है सर 1 है। तो बच्चों इस वाले पोर्शन का एरिया कितना आ गया भैया, भैया हाफ आ गया। सेम इसी तरीके से इसका एरिया आप निकालो, यहां पर भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाओगे तो हाफ, बेटा बेस यहां पर कितना हो जाएगा 3 में से 2 घटा दो, ये भी आ जाएगा 1, और यहां से भी हाइट कितनी है सर 1 है, तो यहां से भी इसका भी एरिया कितना आ गया 1/2। तो हमें चाहिए क्या, हमें 1 से लेके 3 तक का एरिया चाहिए, तो आप यहां से टोटल कर दोगे क्या, हाफ प्लस 1, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है सभी बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो बेटा फटाफट, कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे को है आप आराम से बता सकते हैं। सेम इसी तरीके से यार एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इट्स लैटस रेक्टम। यार सभी मेरे बच्चे ध्यान रखना कि सर y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ कैसा बनता है सर, ऐसा बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, y इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा बनता है। भैया लैटस रेक्टम किसे कहते हैं, लैटस रेक्टम सर हम इस वाली कॉर्ड को कहते हैं जो कि किसी भी पैराबोला के एक्सिस से पास होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और सर फोकस से पास होती है। तो बेटा यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे सर y इज इक्वल टू 4ax से, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है सर 1 है। तो यानी कि सर इस वाले लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बस अब इसी को हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, हमें यही वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा बेटा इस सवाल में भी आप ध्यान रखना, कई बार को आपसे सवाल ऐसा पूछ लेता है, एरिया लाइंग बिटवीन द पैराबोला दिस वन लैटस रेक्टम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप ये चीज ध्यान रखना बेटा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकालोगे, लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ है तो आप ये टोटल एरिया निकालोगे। और टोटल एरिया कितना होता है भैया, एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक सर 1 तक। यार वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो वाई इज इक्वल टू 4x हो जाएगा dx, ठीक। लेकिन बच्चों ये एरिया किसका है, ये एरिया सिर्फ और सिर्फ एक पोर्शन का है। यहां पर एरिया किसका निकालना है, दोनों पोर्शन का निकालना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। सभी मेरे बच्चे आफ्टर द सेशन इस सवाल को सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन के नीचे जरूर बताना आंसर कितना आ रहा है। टाइम स्टैम्प भी लगा देना, टाइम स्टैम्प लगाना आता है ना, सबको आता है, लगा के मुझे बताना किसका आंसर कितना आया। मैं एक एक बच्चे का कमेंट जरूर पढ़ूंगा बेटा। अगला सवाल यहां पर देखो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 से लेके 3π/2। बच्चों y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसा बनता है सर, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ना, x इज इक्वल टू 0 हमारा यहां पर होता है, दिस इज द π/2, और यहां पर क्या होता है सर 3π/2, ठीक है बेटो। अब यहां पर हमारे को एरिया किसका निकालना है सर, एरिया हमें इस वाले पोर्शन का निकालना है, इस वाले रीजन का और इस वाले रीजन का हमें एरिया निकालना है। यार मैंने आपको शॉर्ट तरीका समझा रखा है कि सर इसका एरिया कितना होता है 1, इस पूरे का एरिया कितना होता है सर 2। भैया टोटल एरिया कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आसान आसान क्वेश्चन आता है। तो यार आई थिंक सभी मेरे बच्चों को ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही कम टाइम में पूरे के पूरे एरिया को हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ लिया है। बाकी सारे ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ही, लेकिन बच्चों ये वन शॉट कैसा लगा सभी मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि यार मजा आया कि नहीं। इसके पहले मैंने आपको इंटीग्रल का भी वन शॉट में करवा चुका हूं, तो प्लीज आप सभी लोग जरूर देखना उसको, ठीक है। और यार कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर मुझे बताना बच्चों कि अगला वन शॉट आप किस चैप्टर पे चाहते हो। पिछली बार काफी सारे बच्चों ने ये सजेस्ट करा कि सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करा दो, तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो गया। अगला चैप्टर आप कौन सा चैप्टर चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना। और यार सबसे ज्यादा अपने शशांक सर के लिए, अपने एसएसआर सर के लिए कुछ शब्द जरूर बोल के जाना, बहुत प्यारा लगता है जब तुम प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, ठीक है। जरूर बता के जाना यार सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आग लगा देना यार। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स आराम से डाउनलोड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एकदम शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी में छाप लेना, अपना खुद का शॉर्ट नोट बनाना, 1 पेज नोट्स बनाना और इस बार पेपर को फोड़ देना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।